हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का कीड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसको मैंने अलग अलग पॉइंट्स में कैटेगराइज किया हुआ है कि यानी कि फर्स्ट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, सेकंड फंक्शन बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है, आप इसके अंदर क्या क्या काम और कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट आता है कि व्हाट इज़ फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। इट मीन्स कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक प्रोग्राम का पार्ट ही होता है जो किसी कार्य को विशेष रूप से करते हैं, ठीक है। सेकंड, कि फंक्शन बनते कैसे हैं। तो आपको क्या लिखना है कि अगर आप प्रोग्राम को डिवाइड कर दोगे, जो प्रोग्राम डिवाइड होगा वो किसके अंदर होगा, वो फंक्शंस के अंदर ही डिवाइड होगा, ठीक है। यानी कि आप एक प्रोग्रामिंग कर रहे हो, वहाँ पे एक मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हो एक ही प्रोग्राम में। तो अगर आप उस टास्क को अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो आप उसको फंक्शंस के अंदर डिवाइड करोगे, ठीक है। ये आपको आगे प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, कि इसका बनाने का मेन पर्पस क्या है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक ही प्रोग्रामिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि आपको एक प्रोग्राम के अंदर दो नंबर्स को ऐड करने हैं, ठीक है, लेकिन दो नंबर्स को ऐड करने हैं वो एक प्रोग्राम के अंदर आपको 3 बार ऐड करने हैं। जैसे कि 2+3 को ऐड करके दिखाना है, और 4+5 को ऐड करके दिखाना है, और 6 और 7 को ऐड करके दिखाना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप जब भी दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा कि 2+3, आपको उसकी पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है, इसका वेरिएबल भी लेने पड़ेंगे। ऐसे अगर आप 4+5 को प्लस करना चाहते हो तो आप इसके लिए आप फिर से प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक है, वहाँ पे फिर प्लस करके दिखाना पड़ेगा। अगर 6+7 को भी प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करता है कि आप हर बार क्या कर रहे हो, ये टास्क को बार बार परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। जब आपको पता है कि आपको प्लस करना है तो आप क्या करोगे, आप जो काम बार बार रिपीट कर रहे हो आप इसकी एक अलग प्रोग्रामिंग कर लोगे, ठीक है। इट मीन्स कि आप इसका एक अलग फंक्शन बना लोगे और उस फंक्शन में आप आर्गूमेंट्स ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ एक बार में डिफाइन कर दोगे तो आपको बार बार ये प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ये प्रोग्रामिंग नहीं करोगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूस कब होगा, जब आप ये जो काम है आप ये करवाना चाहते हो, जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो कॉलिंग टाइम आप इसके आर्गुमेंट पास कर दो। तो आपका क्या होगा कि जैसे आपका वो फंक्शन कॉल होगा, वहाँ पे जब आर्गुमेंट दोगे और काम जब सम का ही करोगे, प्लस करने का काम करोगे, तो वहाँ पे वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ मैं आपको ये प्रैक्टिकली बता दूंगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि फंक्शंस बनाने के मेन बेनिफिट क्या है। तो फंक्शन बनाने का मेन बेनिफिट ये है कि आप जो फंक्शन बनाते हो, ठीक है, तो आप फंक्शन को मोर फ्लेक्सिबल बना सकते हो, उसको रिलायबल बना सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो इसका मेन पर्पस ये भी है कि मान लो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपने वहाँ फंक्शन नहीं बनाए, ठीक है। तो आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे हो और वहाँ पे कुछ भी कोड्स लिख रहे हो, तो मान लो कोर्स आपके कम से कम 1000 लाइन्स का कोर्स है, 1000 लाइन का आपने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, और आपकी उसके अंदर कुछ एरर आ जाते हैं, ठीक है। तो जब एरर आते हैं तो आपको क्या करना होता है कि आपको पूरा प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा कि हाँ आपने इस प्रोग्राम में कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। लेकिन आप अगर आप उसी प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड कर लोगे तो आपके जो एरर्स आएंगे वो फंक्शन वाइज आएंगे, ठीक है, कि आपके इस फंक्शन में एरर है या आपके इस फंक्शन में एरर है। तो वहाँ से उसको डिटेक्ट करना और उसको ठीक करना बहुत ईजी हो जाएगा। कब, जब आप उस प्रोग्राम को एक फंक्शंस के रूप में डिवाइड करके एक्सेस करोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करता हूँ फंक्शन प्रोटोटाइप। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि आप जो भी फंक्शन बना रहे हो, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका टाइप क्या है, ठीक है, उसमें कितने आर्गुमेंट्स हैं, और वो रिटर्न करेगा या प्रिंट करेगा। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन होती है फंक्शन के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म की जाती है कंपाइलर को, ठीक है। तो इन्फॉर्म कौन करेगा कंपाइलर को, वो करेगा फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है, क्योंकि हमें बताना पड़ता है कंपाइलर को कि फंक्शन किस नाम से बना रहे हो, उसका रिटर्न टाइप क्या है, कितने आर्गुमेंट्स हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कंपाइलर को बताने के लिए हम फंक्शनल प्रोटोटाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वे दो चीज़ें बताता है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड इट्स रिटर्न टाइप एंड टाइप, ओके। सो नीचे लिखा है कि फंक्शनल प्रोटोटाइप इज अ स्टेटमेंट टू डिक्लेयर कॉलिंग ऑफ इट्स इन प्रोग्राम।
अगर आप फंक्शन बनाना चाहते हो तो आपको फंक्शन प्रोटोटाइप की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। हिंदी में लिखा है कि फंक्शन प्रोटोटाइप प्रोग्राम में अपनी कॉलिंग घोषित करने के लिए ही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो फंक्शन को बनाने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे इसका रिटर्न टाइप, फिर आएगा इसका फंक्शन नेम एंड फिर आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है, कि आप कितने आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हो, कितने पैरामीटर यूज़ करना चाहते हो, वो सब इस ब्रैकेट के अंदर आएंगे। फिर आप करोगे इसका ब्लॉक ओपन। ब्लॉक के अंदर क्या करोगे, आप किस रिलेटेड फंक्शन बनाना चाहते हो। ठीक है, आप उसके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो आप इस ब्लॉक के अंदर लिखोगे। जैसे अभी मैं आपको 2 नंबर प्लस करने वाला एग्जाम्पल बता रहा था, तो नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल उसका दिया हुआ है कि अगर मुझे 2 नंबर को प्लस करने हैं और मुझे 3 से 4 बार करने हैं, तो मैं 4 बार प्लस करने के बजाय एक फंक्शन बना लूँगा प्लस वाला, और वहाँ पे उसको आर्ग्यूमेंट पास करके मैं अपने 2 नंबर्स का सम ले सकता हूँ। कैसे, देखो सबसे पहले सिंटैक्स में देखो क्या था। सिंटैक्स में पहले था रिटर्न टाइप। ठीक है, तो रिटर्न टाइप यहाँ लिया हुआ इंट। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी रिटर्न टाइप यूज़ करते हो वॉइड के अलावा, इंट करते हो या फ्लोट करते हो, तो ये रिटर्न टाइप हमेशा वैल्यू को रिटर्न ही करेंगे। मतलब आप यहाँ पे अगर इंट लिखते हो या फ्लोट लिखते हो तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमेशा रिटर्न ही होगी। अगर आप यहाँ पे वॉइड का यूज़ करते हो, वॉइड मीन्स नॉन रिटर्न टाइप, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा सी आउट का यूज़ होगा। क्लियर, अगर आप जब फंक्शन बना रहे हो, अगर आप वहाँ पे वॉइड का यूज़ कर रहे हो तो वॉइड कभी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। इट मीन्स कि आपको फंक्शन के अंदर सी आउट का यूज़ करना पड़ेगा उस वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, अगर आप वहाँ पे इंट या फ्लोट का यूज़ कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप वैल्यू वहाँ पर रिटर्न भी कर सकते हो। तो रिटर्न करने के लिए आप रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करोगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने वाला था कि 2 नंबर को प्लस कैसे करोगे। तो जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इंट, इंट लिखा है तो आप समझ सकते हो कि अब हम वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। तो इंट तो हो गया रिटर्न टाइप, सम क्या हो गया फंक्शन का नेम, इंट ए कोमा इंट बी। जैसे मैंने बताया कि मुझे 4 और 5 को प्लस करना है, तो मेरी जो 4 वैल्यू कहाँ जाएगी, ए में, और 5 कहाँ जाएगी, बी में। तो जितने यहाँ मेरे को वैल्यूज़ को लेके काम करना होगा, मुझे यहाँ पे उतने ही आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करना होगा, सॉरी डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ मेरा यहाँ मेरे 2 आर्ग्यूमेंट डिफाइन हो चुके हैं। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ मुझे प्लस करना है, तो यहाँ लिखूँगा रिटर्न एक्स प्लस वाई। सॉरी, यहाँ पे एक्स प्लस वाई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रिटर्न ए प्लस बी, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे डिक्लेयर किए होते हैं आप उन्हीं को इस ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रिटर्न ए प्लस बी। ओके, सो ऐसे करके हम फंक्शंस को बना सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है कॉल बाय रेफरेंस। देखो कॉल बाय रेफरेंस क्या है कि आप फंक्शन को 2 तरीके से कॉल कर सकते हो, एक तो वैल्यू को लेकर और एक रेफरेंस को लेकर। तो वैल्यू वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, तो अब आपका टॉपिक है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखा है कि इन कॉल बाय वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। इसमें लिखा है कि जब आप वैल्यू को लेके कॉल करते हो तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो ना तो कभी चेंज होगी और ना ही कभी मॉडिफाई होगी। इन कॉल बाय वैल्यू व्हेन यू पास्ट वैल्यू टू द फंक्शन इट इज़ लोकली स्टोर्ड बाय द फंक्शन पैरामीटर इन स्टैक मेमोरी लोकेशन। इसने ये बोला है कि जब भी आप वैल्यू को लेके कॉल करते हो तो आपकी जो वैल्यू पास्ट होती है फंक्शन से, इट मीन्स मेन फंक्शन से, तो वो वैल्यू एक बार क्या होती है, लोकली स्टोर हो जाती है फंक्शन पैरामीटर के द्वारा। और कहाँ स्टोर होगी वो, स्टैक मेमोरी लोकेशंस के अंदर। इफ़ यू चेंज द वैल्यू ऑफ फंक्शन पैरामीटर इट इज़ चेंज्ड फॉर द करंट फंक्शन ओनली। इसने बोला कि अगर आपने एक फंक्शन बनाया, वहाँ आप क्या कर रहे हो कि वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हो। आपने फंक्शन बनाया है, वहाँ पे वैल्यू को चेंज कर रहे हो, लेकिन अगर आप कॉल बाय वैल्यू से वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो तो आप जिस फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज कर रहे हो वो वहाँ तो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो मेन फंक्शन होगा वहाँ से वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, अभी आप इसकी टेंशन मत लेना। बट इट नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इनसाइड द कॉलर फंक्शन सच एस मेन फंक्शन। देखो एक चीज़ और जान लो आप कि एक होता है कॉल्ड फंक्शन, एक होता है कॉलर फंक्शन। देखो कॉलर फंक्शन क्या होता है, जो कॉल करता है। देखो एक चीज़ और याद रखना कि सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होगा
कि जिसके बिना प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, वो कौन सा होता है? मेन फंक्शन होता है। अगर आपका प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन ही नहीं है तो आपका जितना प्रोग्राम किया हुआ सब व्यर्थ है, ठीक है, वो आपके लिए काम नहीं आएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि आप जब भी कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होगा वो मेन फंक्शन होगा, ठीक है। जितना भी हमारा जो प्रोसेसिंग होगी, जितना भी काम होगा वो हमारा मेन फंक्शन में होगा। तो इसने यहाँ पे ये बोला है कि अगर आप कॉलर फंक्शन यानी कि जो कॉल करता है, कॉल हमेशा मेन फंक्शन करेगा, ठीक है। इट मीन्स कि जो कॉलर फंक्शन है वो मेन फंक्शन होता है। जिस अगर आप मेन फंक्शन किसी को कॉल कर रहा है, जैसे अभी ऊपर सम नाम से फंक्शन बनाया था, अगर आप मेन फंक्शन के अंदर सम नाम के फंक्शन को कॉल करोगे तो सम कौन सा फंक्शन होगा? वो कॉल्ड फंक्शन होगा, क्योंकि इसको कॉल किया जा रहा है। जो कॉल किया जा रहा है, जिसको कॉल किया जा रहा है वो कॉल्ड फंक्शन होगा, जो उसको कॉल करेगा वो कॉलर फंक्शन होगा। सो इसने अभी क्या बोला है कि इसने वही बात बोली है कि अगर आप वैल्यू को लेके कॉल कर रहे हो, यानी कि कॉल हमेशा मेन फंक्शन से होगा। अगर आप मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हो, इट मीन्स कि जो मेन फंक्शन की जितनी वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यूज़ भी कहाँ जाएगी? कॉल्ड फंक्शन में जाएगी। तो अगर कॉल्ड फंक्शन के अंदर आप वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो इसका इफेक्ट मेन फंक्शन पे नहीं पड़ेगा। इट मीन्स कि जो लोकल फंक्शन होता है, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा, वहाँ पे अगर कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे हो तो इसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो मेन फंक्शन पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बोला है कि टू चेंज एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू ऑफ कॉलर फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस मेथड इज़ यूज्ड। अगर आप चाहते हो कि आप मेन फंक्शन की वैल्यू को भी चेंज करो या मॉडिफाई करो तो इस केस के अंदर आपको जो प्रोसेस या कोई मेथड यूज़ करना पड़ेगा, आप वो यूज़ करोगे कॉल बाय रेफरेंस का। आप कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू आप उसका जो मेन फंक्शन है आप उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। आप जिस फंक्शन को कॉल्ड कर रहे हो, जिसको कॉल कर रहे हो, आप उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो नीचे आपको हिंदी में लिखा हुआ है कि इसको सिंपली पढ़ लेते हैं कि कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू को बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता। इट ओरिजिनल वैल्यू हमेशा कहाँ होगी? मेन फंक्शन में होगी, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में जब आप फंक्शन का मान पास करते हैं तो इसे स्टैक मेमोरी लोकेशन में फंक्शन पैरामीटर द्वारा स्थानीय रूप से पास किया जाता है। यदि आप फंक्शन पैरामीटर का मान बदलते हैं तो वर्तमान फंक्शन के लिए बदल दिया जाता है, लेकिन यह मेन फंक्शन जैसे कॉलर फंक्शन के अंदर वेरिएबल के वैल्यू को नहीं बदलता है। देखो आप समझो कि जो वर्तमान फंक्शन है वो हम जो फंक्शन बनाएंगे, जैसे हमने सम नाम से फंक्शन बनाया था, वो होता है वर्तमान फंक्शन, ठीक है। लेकिन जो कॉल कर रहा है वो होता है मुख्य फंक्शन यानी कि मेन फंक्शन। तो अगर आप वहाँ पे वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन इसने बोला है कि कॉलर फंक्शन के अंदर वेरिएबल के वैल्यू को नहीं बदला जा सकता, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस को कॉलर फंक्शन के वास्तविक पैरामीटर मान को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि मेन फंक्शन की वैल्यू चेंज हो तो आप उसके अंदर कॉल बाय रेफरेंस मेथड का यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? तो अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला था कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। तो यहाँ मैं प्रोग्राम बनाता हूँ छोटा सा, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच हैश इंक्लूड कोनिया डॉट एच। ये जो मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ ये पहले मैं आपको बताता हूँ कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू। ओके, सो कॉल बाय रेफरेंस और वैल्यू में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसका जो मेन डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मैं फंक्शन बना लेता हूँ void swap, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा मैं आपको बता दूंगा। तो जो कॉल बाय रेफरेंस है, आप इस चीज़ को समझो कि जो रेफरेंस है उसका मीनिंग क्या है? एड्रेस। और जो एड्रेस पे काम करता है वो करता है पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ लेता हूँ पॉइंटर p कॉमा इंट पॉइंटर q, ठीक है। तो हमेशा स्वैपिंग जो होगी वो मिनिमम 2 नंबर्स पे होगी। तो इसलिए मैंने स्वैप फंक्शन में 2 पैरामीटर लिए हैं और वो किस टाइप के लिए मैंने? पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। बिकॉज जब कॉल किया जाएगा तो वो रेफरेंस के थ्रू कॉल किया जाएगा, तो जो रेफरेंस पे काम करेगा वो पॉइंटर वेरिएबल करेगा। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एस्टेरिस्क साइन का यूज़ किया है। ओके, सो ब्लॉक शुरू। अब आप चीज़ यहाँ ध्यान से समझो कि जब मैं इनकी वैल्यू चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मेरे पास p की वैल्यू 10 है और q की 20 है, फॉर एग्जांपल p की वैल्यू 10 है एंड q की 20 है।
अगर मैं स्वैपिंग करता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ कि P इक्वल टू Q, तो इससे क्या होगा कि जो Q की वैल्यू थी वो P में आ जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे जो P की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे 20 होगी। तो नीचे करता हूँ कि Q इक्वल टू P, तो यहाँ पे क्या होगा कि P की वैल्यू Q में आ जाएगी। लेकिन आप ध्यान से देखो कि जब पहले ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया गया तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या होगी थी 20। इट मीन्स यहाँ पे Q की वैल्यू भी क्या रहेगी 20 रहेगी। ये चीज़ समझ पा रहे हो? जब आप दो नंबर की स्वैपिंग करोगे, P इक्वल टू 10 लिया और Q इक्वल टू 20, अगर आप स्वैपिंग करते हो तो आप ये समझते होंगे कि जो Q की वैल्यू वो P में जाएगी और P की वैल्यू Q में जाएगी, तभी स्वैपिंग हो पाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो जैसे लिखा कि P इक्वल टू Q, तो Q की वैल्यू 20 है। हमेशा जो वैल्यू असाइन होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। अगर आप Q की वैल्यू P में दोगे तो इट मीन्स कि अगर Q की वैल्यू 20 है तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। नीचे क्या करते हो, क्या P की वैल्यू Q में दोगे तो P की वैल्यू क्या अब यहाँ पे 20 रहेगी। अब वो 10 वहाँ से हट चुकी है तो वो 20 को लेके ही काम करेगा। तो यहाँ पे अगर आप P की वैल्यू Q में दोगे तो Q की वैल्यू 20 ही रहेगी, तो यहाँ पे हमारी स्वैपिंग नहीं हुई है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे थर्ड वेरिएबल लेंगे जिसका नाम लेता हूँ मैं इंट टेम्प नाम से। ये मेरा टेम्परेरी वेरिएबल है जिसका इस एग्जीक्यूशन में सिर्फ इतना ही काम रहेगा कि वो किसी एक की वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि यानी करता हूँ कि टेम्प इक्वल टू पॉइंटर P। ध्यान से समझना, यहाँ पे जो पॉइंटर P की वैल्यू थी वो टेम्प में गई, ठीक है, और जो Q की वैल्यू है वो जाए P के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा कि पॉइंटर P इक्वल टू पॉइंटर Q। अब यहाँ पे क्या हो, अब जो पॉइंटर Q की वैल्यू थी वो P में चलेगी। इस हिसाब से Q के पास अभी वैल्यू वही है, तो मुझे P की वैल्यू चाहिए और P की वैल्यू किसके पास, अब टेम्प के पास है। तो नीचे लिखता हूँ मैं पॉइंटर Q इक्वल टू टेम्प। समझ रहे हो? यहाँ जो पॉइंटर P की वैल्यू पहले टेम्प में जाएगी, Q की वैल्यू P में जाएगी, फिर टेम्प की वैल्यू Q में जाएगी। तो इस तरीके से जो P और Q की वैल्यू होगी वो आपस में स्वैपिंग हो जाएगी। ओके, सो मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे इसको प्रिंट करना है, वैल्यू ऑफ P। तो यहाँ मैं P को प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ मैं पॉइंटर P का यूज़ करूँगा, सी आउट \n वैल्यू ऑफ Q। यहाँ भी मैं पॉइंटर Q को प्रिंट करूँगा। ओके, तो ये मेरा फंक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। तो यहाँ मैं करूँगा ब्लॉक बंद। ओके, अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ मेरी एग्जीक्यूशन एक फंक्शन की कंप्लीट हो चुकी है कि स्वैप में क्या हो कि दो आर्ग्यूमेंट्स हो, दोनों की वैल्यू हो, दोनों की वैल्यू क्या हो आपस में चेंज हो जाए। तो यहाँ मैंने स्वैपिंग वाला काम कर दिया और नीचे मैंने उनको प्रिंट करके देख लिया। अभी मेरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज अभी मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है और ना इस फंक्शन को अभी कॉल किया है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम बनाएंगे मेन फंक्शन, वॉइड मेन ब्लॉक शुरू, जितने ही ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हैं नीचे उतने ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो इंट x, y एंड क्लियर स्क्रीन। यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं इन दोनों की वैल्यू को असाइन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 10। आप चाहे ये चीज़ें रन टाइम पे भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप यहाँ पे सी इन फंक्शन का यूज़ करके भी वैल्यू को प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। तो अभी यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और y की 20 है। जब मैं स्वैप फंक्शन को कॉल करूँ तो मेरी x की वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, p के पास, और y की वैल्यू q के पास। तो अगर ये पॉइंटर वेरिएबल है तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा एम्परसेंड का, बिकॉज कि ये एम्परसेंड ही इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एड्रेस को स्टोर करेगा। तो यहाँ लिखता हूँ कि एम्परसेंड x कोमा एम्परसेंड y। एक सबसे मेन चीज़ बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे एक्स वाई का यूज़ किया है तो इस पूरे ब्लॉक के अंदर एक्स वाई का ही राज चलेगा। अगर यहाँ पे पी और क्यू का यूज़ किया है तो इसके अंदर पूरा पी और क्यू का राज चलेगा। आप यहाँ पे पी और क्यू को नहीं लिख सकते,
बिकॉज वो इसके अंदर डिफाइन नहीं किए गए हैं। तो यहाँ x और y का यूज़ करेंगे और x अपनी वैल्यू क्या, अपना जो एड्रेस होगा वो p को देगा और y अपना एड्रेस देगा q को। ठीक है, अब नॉर्मल क्या करते हैं, यहाँ मैं x और y को प्रिंट कर देता हूँ। तो वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे एम्परसेंड का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसको मैंने बिना एम्परसेंड के डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे सिंपल वैसे ही लिखूँगा जैसे मैंने डिक्लेयर किया है, सी आउट \n वैल्यू ऑफ y। मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, गेट ch एंड ब्लॉक 1। तो अब इसको मैं रन करता हूँ और अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे। नाउ यू कैन सी वैल्यू ऑफ p 20, वैल्यू ऑफ q 10, वैल्यू ऑफ x 20, वैल्यू ऑफ y 10। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या आई है, 20 और 10 नहीं है। तो ऊपर भी p और q की वैल्यू क्या है, 20 10 नहीं है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि जब मैंने x को यहाँ पे डिफाइन किया था तब उसकी वैल्यू 10 थी। तो अब इसमें ये वैल्यू चेंज कैसे हो गई, ठीक है, वैल्यू हम पास इसमें कर रहे हैं p और q के अंदर, तो ये वैल्यू यहाँ पे चेंज कैसे हो गई, बिकॉज हमने यहाँ पे रेफरेंस को लेके चेंज किया था। अगर हम इसके रेफरेंस चेंज कर देंगे तो जो रेफरेंस के अंदर वैल्यूज़ होंगी वो ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको मैं कॉल पे वैल्यू से करता तो मुझे क्या करना होता, सिंपली इस पॉइंटर को हटाना होता, मुझे इस पॉइंटर वेरिएबल को हटाना होता। तो मैं यहाँ से भी हटाऊँगा, इधर से भी हटा दूँगा। ठीक है, मतलब जहाँ पॉइंटर मैंने यूज़ किया है मैं उस सबको हटा दूँगा। तो अगर मैंने यहाँ पॉइंटर का यूज़ नहीं किया तो मैं यहाँ में एम्परसेंड का यूज़ भी नहीं करूँगा। ओके, अब जो मेरा प्रोग्राम है वो है कॉल बाय वैल्यू का, बिकॉज अब यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नहीं है, कोई भी यहाँ पे पॉइंटर नहीं है। तो हम नॉर्मली जो कॉल कर रहे हैं अब वो वैल्यू को लेके कॉल कर रहे हैं। अब इसका आप आउटपुट देखना, यहाँ देखो, अब यहाँ पे p की 20 है, q की 10 है, लेकिन यहाँ पे x और y की वैल्यू वही है जो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। ये आप देखो, वैल्यू वही है जो हमने डिफाइन की है। क्यों, क्योंकि अब भी हमने जो कॉल किया है वो वैल्यू को लेके कॉल किया है। जब भी हम वैल्यू को लेके कॉल करते हैं तो इनकी जो वैल्यूज़ होंगी मेन फंक्शन की वो कभी भी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है रिटर्न बाय रेफरेंस। ठीक है, आप रेफरेंस के द्वारा वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो। इन C++ प्रोग्रामिंग नॉट ओनली कैन यू पास वैल्यूज़, मतलब सिर्फ वैल्यू को पास नहीं कर सकते रेफरेंस के द्वारा, किसको, फंक्शन को, बट यू कैन ऑल्सो रिटर्न अ वैल्यू बाय रेफरेंस। आप रेफरेंस के द्वारा वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हो, सिर्फ पास नहीं कर सकते, आप रिटर्न भी कर सकते हो। ठीक है, तो नीचे लिखा है कि C++ प्रोग्रामिंग में आप न केवल किसी फंक्शन के रेफरेंस से मान पास कर सकते हैं, बल्कि आप रेफरेंस द्वारा एक मान भी लौटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे पॉसिबल करेंगे, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ रिटर्न बाय रेफरेंस। जैसे हम रेफरेंस के द्वारा हम कॉल कर सकते हैं तो हम रेफरेंस के द्वारा वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। इससे पहले इसको मैं सब इरेज कर देता हूँ। तो मैं फंक्शन बनाता हूँ मैक्स नाम से, लेकिन मुझे अब रिटर्न बाय रेफरेंस करना है तो रिटर्न में हमेशा एम्परसेंड का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अगर इसका फंक्शन के आगे एम्परसेंड का यूज़ किया है तो यहाँ जितने भी इसके पैरामीटर्स होंगे उनके आगे भी एम्परसेंड का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो मेरा फंक्शन का नाम मैक्स है, यानी कि मैं मैक्सिमम नंबर फाइंड करना चाहता हूँ ए और बी में से। ठीक है, तो मुझे अब सिंपली क्या करना है कि मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी। तो आप यहाँ थोड़ा खुद देख सकते हो कि अगर ए बी से बड़ा है तो रिटर्न बाय रेफरेंस में यहाँ पे वॉइड भी नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा उसका टाइप। जिस टाइप की वैल्यू है आप उस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करोगे। तो यहाँ पे कंडीशन बनती है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है कि रिटर्न क्या करे वो, ए को, बिकॉज ए इज मैक्स। अगर ए बड़ा नहीं है तो वो किसको रिटर्न करे, बी को। एंड ब्लॉक 1,
एंड ये फंक्शन का ब्लॉक में। ओके, सो अब क्या करना है, अब मुझे मेन फंक्शन बनाना है और इस मेन फंक्शन में मुझे दो वेरिएबल्स बनाने हैं। तो इंट x, y, क्लियर स्क्रीन, एंड यहाँ मैं x और y की वैल्यू लेता हूँ, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20, एंड यहाँ मैं सी आउट करता हूँ मैक्स वैल्यू इज, ठीक है। एंड यहाँ मैं कॉल करूँगा उस फंक्शन को, एंड फंक्शन के अंदर मैं दो वैल्यू पास करूँगा जो x और y में है, एंड यहाँ लगाता हूँ मैं सेमीकोलन। ओके, सो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर आप जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर लेते हो, ये होते हैं लोकल पैरामीटर या फिर लोकल आर्ग्यूमेंट्स। जो आप मेन फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, इसे बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर फिर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये लोकल होते हैं और ये एक्चुअल होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझ आ गया। तो अभी सिंपली क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इस फंक्शन को, इस पूरे प्रोग्राम को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है मैक्स वैल्यू इज 20, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट आया है वो रेफरेंस के द्वारा वैल्यू को रिटर्न करने के बाद ही आया है, ठीक है। हमने हमेशा यहाँ पे वॉइड का यूज़ किया था एंड यहाँ पे सी आउट का यूज़ किया था, लेकिन अब हमने क्या किया कि इस फंक्शन को रेफरेंस के द्वारा वैल्यू को रिटर्न किया है। तो जब रिटर्न हो रहा है तो देखो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स हैं, x की वैल्यू 10 है और y की 20 है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो x और y की वैल्यू कहाँ जाएगी, a और b में जाएगी। तो कंडीशन भी क्या बनेगी कि 10 ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। इट मीन्स कि वो यहाँ उससे ब्लॉक से जाकर वो एल्स ब्लॉक में जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑब्वियसली बात है कि ये कंडीशन ट्रू होगी, तो रिटर्न यहाँ पे क्या करेगा, b। तो b के पास कौन सी वैल्यू है, जो y के पास है, तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, 20। ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई है, इन्होंने क्या किया कि इस वैल्यू को रिटर्न किया है। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रिटर्न बाय रेफरेंस फंक्शन बनाया है, जिसके थ्रू ये वैल्यू को रिटर्न करके वो इस सी आउट के अंदर वैल्यू को प्रिंट करेगा। ओके, सो आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया इनलाइन फंक्शन, ठीक है। इनलाइन फंक्शन में क्या होता है कि पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट में बता दूंगा। C++ inline function is powerful concept that is commonly used with classes, ठीक है। मतलब जो inline function है इसका जो मोस्टली यूज़ किया जाएगा वो क्लासेस के साथ किया जाएगा। If a function is inline, the compiler places a copy of the code of that function at each point where the function is called at compile time। यानी कि जब भी कोई फंक्शन inline फंक्शन होता है तो कंपाइलर क्या करता है कि उसके एवरी पॉइंट, जो भी इसके पॉइंट्स हैं, उस फंक्शन के जितने भी कोड्स होंगे, यानी आपने कोई फंक्शन बनाया है उसके अंदर जितनी भी लाइंस होंगी वो सबको क्या करेगा, पहले कॉपी करेगा, ठीक है। कहाँ कॉपी करेगा, जब कंपाइलर उस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। अभी आप इसकी थ्योरी समझो कि ये क्या कहना चाहता है, कि ये बताना चाहता है कि जब भी आप कभी किसी फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है, आपने कॉल किया तो क्या होता है कि कंपाइलर वहाँ से उठकर उस फंक्शन पर जंप करता है, ठीक है। तो वहाँ पे पहले फंक्शन देखेगा, ठीक है, उसका फिर वापस उधर मेन फंक्शन में आएगा, मेन फंक्शन में चेक करेगा कि वहाँ पे आर्गुमेंट्स कितने हैं, फिर वहाँ पे फिर वो कंपाइलर के पास जंप करेगा लोकल फंक्शन के अंदर, ठीक है, वहाँ पे वैल्यू पास करेगा, ठीक है, फिर वो उस ब्लॉक के अंदर जाएगा, वहाँ प्रोसेसिंग देखेगा कि क्या प्रोसेसिंग हो रही है। तो वहाँ पे जो भी रिजल्ट होगा वो इवैल्यूएट होने के बाद वो फिर से कंपाइलर क्या करेगा कि मेन फंक्शन में जंप करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके वो मल्टीपल टाइम जंप करता है, बहुत बार जंप करता है वो। तो इससे क्या होता है कि आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होने में काफ़ी टाइम लेते हैं। देखो ये चीज़ हम आंखों से कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको कंप्यूटर के तरीके से बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, अगर आप कोई शॉर्ट प्रोग्राम बनाते हो
तो अगर वो काफ़ी बार जंप करेगा तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो उस टाइम को बचाने के लिए क्या करोगे कि जो फंक्शन आप बना रहे हो, जो फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो सबको एक साथ कॉपी करके कंपाइलर के पास रख लेगा। मतलब जब कंपाइलर उसे कॉल करेगा तो वो कॉपी उसको कंपाइलर को दे देगा। इससे क्या होगा कि वो कंपाइलर बार बार उस फंक्शन के लिए जंप नहीं करेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं कि फॉर स्मॉल फंक्शन वी कैन यूज़ इनलाइन फंक्शंस, ठीक है। छोटे फंक्शंस के लिए हम इनलाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं। इट क्रिएट्स फास्टर कोड एंड स्मॉलर एग्जीक्यूटेबल्स। तो इसको बनाने का मेन पर्पस क्या है कि वो आपकी जो एग्जीक्यूशन है उसको फास्ट कर देगा, ठीक है, और आपकी जो एग्जीक्यूशन होगी इसको थोड़ी स्मॉल बना देगा, ठीक है। व्हेन फंक्शन आर स्मॉल एंड कॉल्ड वेरी ऑफन वी कैन यूज़ इनलाइन, थस टाइम सेविंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी फंक्शंस छोटे होते हैं उसको काफ़ी बार कॉल किया जाता है, तब हम इनलाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं। क्योंकि इनलाइन फंक्शन को यूज़ करने का मेन पर्पस यही है कि वो आपके समय को बचाता है, ठीक है। अभी आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे, जब आप इसकी प्रोग्रामिंग करोगे तब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि वहाँ पे अगर आप इनलाइन फंक्शन यूज़ कर रहे हो और आप वहाँ पे इनलाइन फंक्शन का यूज़ नहीं कर रहे, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है वो आप तभी समझ पाओगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ छोटे प्रोग्राम्स हैं, अगर वो बार बार जंप करके आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस टाइम को बचाने के लिए आप जो फंक्शन का यूज़ करोगे वो करोगे इनलाइन फंक्शन, ठीक है। इनलाइन फंक्शन यूज़ करने का मेन पर्पस यही है कि आपके वो एग्जीक्यूशन को फास्ट करेगा और छोटे तरीके से आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। इस प्रकार से आपका जो टाइम होगा, जो आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो टाइम आपका बचाएगा, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ इनलाइन फंक्शन की। तो मैं इसी प्रोग्राम को यूज़ करके मैं आपको इनलाइन फंक्शन समझाना चाहता हूँ। तो अभी आपने इसमें देखा कि यहाँ पे रिटर्न बाय रेफरेंस के थ्रू आपने इस चीज़ को प्रिंट करवाया था, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि जो रिटर्न बाय रेफरेंस के सिंबल्स थे उसको मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। तो अब ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है। तो इसी के बेस में आपको इनलाइन फंक्शन समझाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि जब भी मैं कोई फंक्शन डिफाइन करूँ, जस्ट इसके आगे मुझे एक इनलाइन कीवर्ड का यूज़ करना है। जहाँ पे आपने एक इनलाइन कीवर्ड का यूज़ कर लिया वो आपका इनलाइन फंक्शन बन जाएगा। और चाहे कोई भी प्रोग्राम यूज़ करो, कोई भी प्रोग्राम बनाओ, अगर आपने किसी फंक्शन के आगे इनलाइन कीवर्ड लगा दिया तो वो फंक्शन आपका इनलाइन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने इस प्रोग्राम में कुछ भी चेंज नहीं किया, सब वही प्रोग्राम है जो मैं आपको बता रहा था लास्ट रिटर्न बाय रेफरेंस के अंदर। तो अब ये मेरा पूरा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अब मुझे सिर्फ इसको कॉल करना है, तो इसका आउटपुट सेम वही आएगा 20। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आपका जो लेसन नंबर 8 है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और जो इंस्टाग्राम का जो लिंक होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका लेसन 8 यहीं पे कंप्लीट है। So okay students, that's enough for today. See you in the next video. Take care. Bye bye.